नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इन आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत सारा हिसाब जनता को देना पड़ेगा, इस देश की जनता को देना पड़ेगा। झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने गिरफ्तार किया। हालांकि पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने, और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। और मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को इस तरह से इस्तीफा दिलवाकर और गिरफ्तार करना अपने आप में ये पहली घटना है देश में। हिसाब क्या देना पड़ेगा? जो लगातार आरोप केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं कि जितने भी नेता जिन पर आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, घोटालों के आरोप लगे, रिश्वतें लेने के आरोप लगे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। उनसे ना सीबीआई की जांच होती है, ना ईडी उन पर कोई छापे मारती है, और वो बिल्कुल पाक साफ होकर निकलते हैं। उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है। किन किन नामों पर वो आरोप लगते हैं, आज मैं वो नाम आपको गिनाऊंगा और उन पर क्या क्या आरोप हैं ये भी बताऊंगा। उनकी क्या पोजीशन भारतीय जनता पार्टी में है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो हिसाब देना पड़ेगा वो इसी बात का हिसाब देना पड़ेगा। जनता जब चुनाव में तमाम पार्टियां होंगी तो जनता यही सवाल पूछेगी कि आखिर इनके गुनाह क्यों माफ कर दिए गए, या इन पर जो घोटालों के आरोप हैं उनकी जांचें आगे क्यों नहीं बढ़ी। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है हेमंत बिस्व शर्मा का। असम के मुख्यमंत्री हैं। असम में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। असम में ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के पूरे राज्यों में वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है हेमंत बिस्व शर्मा। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे 2014 तक। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उन पर आरोप हैं शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल होने के। शारदा चिटफंड घोटाले का जो आरोपी, मुख्य आरोपी जो मालिक सुदीप्त सेन, उससे रिश्वत लेने का उन पर आरोप, और रिश्वत उन्होंने ली कि उसको सरकारी फेवर देने के बदले में उससे हर महीने 20 लाख रुपए लेने का इन पर आरोप है। इनके घरों पर छापे पड़े। 2015 में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए, और उसके कुछ ही महीने बाद हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उसके बाद फिर कोई जांच नहीं हुई, किसी तरह की कोई पूछताछ हेमंत बिस्व शर्मा से नहीं हुई। और आज हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं। उनके बयान आए दिन आप नफरती बयान देते हैं। नफरती बयान आपने आमतौर से सुने होंगे, दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। अब मैं दूसरे नाम पर आता हूं। दूसरा नाम है सुवेंदु अधिकारी का। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। इनका जो मामला है वो है नारदा स्टिंग केस से जुड़ा हुआ। नारदा स्टिंग केस आपको याद होगा, एक पत्रकार हैं सैमुअल मैथ्यू, जो कि एक बिजनेसमैन के रूप में उस समय के जो तृणमूल कांग्रेस में सरकार में लोग थे उनके पास जाते हैं, उनको रिश्वत की पेशकश करते हैं सरकारी फेवर के बदले। और ये तमाम लोग जितने भी कैमरे में आए हैं रिश्वतें लेते हुए, उनमें दो नाम उस वक्त समय के थे, मुकुल राय और सुवेंदु अधिकारी। उस समय तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे। उसके बाद कई लोगों से पूछताछ की, ईडी ने पूछताछ की, मुकुल राय से पूछताछ हुई, और 2017 में इस मामले में मुकुल राय के पास ईडी का एक नोटिस भी आया, और इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सुवेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। 2021 में खास बात यह है, 2021 में ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की उसमें इन दोनों ही नेताओं के नाम नहीं थे। यानी कथित तौर पर वो रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं कैमरे पर, और जब चार्जशीट आती है ईडी की तो इन दोनों ही नेताओं के उस चार्जशीट में नाम नहीं थे, क्योंकि ये दोनों ही नेता उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। तो ये सवाल जनता पूछेगी, 2024 के चुनाव में पूछेगी कि आखिर इन नेताओं ने ऐसा क्या किया कि इन पर कोई जांच नहीं हुई। साफ साफ
पूरे देश ने देखा किस तरह से रिश्वतें लेते हुए कैमरे पर, और ईडी की चार्जशीट में उनका नाम नहीं। खैर, तीसरा नाम है नारायण राणे का। नारायण राणे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, और आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता किरीट सोमैया, महाराष्ट्र के, उन्होंने आरोप लगाए और बड़े गंभीर उन पर आरोप लगे मनी लॉन्ड्रिंग के। 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर लगा। 2017 में वो कांग्रेस से अलग हुए। 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, और आज वो महाराष्ट्र में मंत्री हैं। तो अब जरा आप अंदाजा लगाइए। और अभी ताजा मिसाल अजीत पवार की। अजीत पवार, जो कि एनसीपी के बड़े नेता, शरद पवार के भतीजे, एनसीपी में जब वो थे मंत्री रहते हुए, उन पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगे। खुद प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा कि उन पर 70,000 करोड़ या 72,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप। आईटी की रेड हुई, जिसमें आईटी ने पाया कि 184 करोड़ रुपए का मामला उन पर बनता है। 184 करोड़। लेकिन जब वो शिंदे सरकार में शामिल हुए, उन्होंने एनसीपी तोड़कर एक अपना अलग गुट बनाया, और शिंदे सरकार, शिवसेना की शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसको और मजबूत कर दिया महाराष्ट्र में। उसके बाद से उन पर किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई, किसी तरह की कोई पूछताछ उनसे नहीं हुई, मानो उनके अब सारे गुनाह माफ हो गए। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो तमाम आरोप खत्म हो जाते हैं। जो कोई भी गंभीर आरोप हो, वो तमाम आरोप धुल जाते हैं। इसीलिए कई बार कई नेता, आपने सुना होगा, वॉशिंग मशीन कहते हैं। यही अजीत पवार, जो ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं, यही देवेंद्र फडणवीस थे जो सभाओं में कहते थे कि अजीत दादा चक्की पीसिंग। लेकिन अजीत दादा ने चक्की नहीं पीसी, बल्कि वो सरकार में शामिल हो गए, और आज देवेंद्र फडणवीस के शाना बशाना बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो जनता इन तमाम बातों का जवाब चाहेगी 2024 के चुनाव में, और ये जवाब देना भारतीय जनता पार्टी को काफी भारी पड़ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।